हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू वेरांडा आईएएस। मेरा नाम है वीर प्रताप सिंह। साथियों, इतिहास जो है बहुत ही रोमांचक कहानी है और उसे रोमांचक कहानी जैसा ही समझा जाना चाहिए, क्योंकि इस इतिहास में इतनी रहस्य भरी कहानियां छुपी हैं जो हमें हमारे इस अतीत से अवगत करवाती हैं, जिस अतीत के बारे में हमें जान के समझ के और गर्व होना चाहिए। क्योंकि हमारे इतिहास को ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे इस तरीके से काला रंग दिया गया था कि हमारा कुछ इतिहास था ही नहीं, हमारा कोई वजूद था ही नहीं। लेकिन जब हमारे इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को समझा, उसे जाना और उसे जब लोगों को बताया, तो उन्होंने उस सुनहरे अक्षरों से उन्होंने लोगों को हमारे इतिहास के बारे में बताया, जिससे हमारे लोगों का सीना जो है गर्व से उठ गया। हमारा सीना जो है वो चौड़ा हो गया। और ये मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ भी हो, क्योंकि हमारा इतिहास जानने के इस सफर में ये वेरांडा आईएएस का एक छोटा सा इनिशिएटिव है, जिससे आप सब अवगत हो सकें भारत के इतिहास के बारे में। और यही इतिहास से आप अपने एग्जामिनेशंस के अंदर भी आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। उसी रहस्य भरी चीजों के लिए, जो उसी रहस्य भरी चीजों को जानने के इस सफर में हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे समय की जो दक्षिण भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। एक ऐसा समय जिस दरमियान में दक्षिण भारत में इस गति से प्रगति हुआ, जिस गति से शायद विदेशों में भी नहीं हुआ था। क्योंकि यहाँ पर ये जो साम्राज्य थे दक्षिण भारत में, वो भी मैं बात कर रहा हूँ क्रिस्टन टाइम पीरियड के पहले की। जब यहाँ पर जिस लेवल के डेवलपमेंट्स हुए, उनकी गाथाएं जो हैं विदेशों के बुक्स उनकी गाथाओं के बारे में बात करती हैं। विदेशों के जो लिटरेचर्स हैं वो बताते हैं कि हमारे दक्षिण क्षेत्र के जो साम्राज्य थे वो कितने अमीर थे, उनके पास कितना पैसा था। और ये छोड़िए, ना ही सिर्फ पैसा, उनके पास इनोवेशन भी था। और इतना सर्वोपरि इनोवेशन कि सोचिए, आज के समय पे हम जो हैं यूरोप अगर हमें जाना है पानी के माध्यम से, तो कितनी कठिनाइयों से हमें जाना पड़ता है। अरेबियन सी के उन बड़ी बड़ी लहरों को काटते हुए, इंडियन ओशन के समुद्र को चीरते हुए हमें जब आगे बढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए किस डायमेंशन का जहाज चाहिए। वैसे डायमेंशन के जहाज इस समय के लोगों ने बनाया था, जिसको हम कहते हैं द संगम एज। और यहां पर ना ही सिर्फ ये, बल्कि दक्षिण भारत के जो सबसे बड़े लिटरेचर्स का जो डेवलपमेंट हुआ था वो भी इसी समय पे हुआ था। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द संगम एज। और यही संगम एज जो है वो दक्षिण भारत का जो स्वर्ण युग है उसे हम समझ सकते हैं। क्योंकि इस समय पे लिटरेचर और सोसाइटी के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हुए वो आज हम बात करेंगे। वैसे तो अगर हमें इसे बात करना है ना डिटेल में, तो 2 से 3 घंटे भी कम पड़ जाएं, लेकिन आज एक छोटा सा और अनोखा सा कहानी आज हम इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर समझने का प्रयास करेंगे साथियों। तो जब हम संगम एज की बात करते हैं, तो संगम एज के बारे में जानने से पहले आप सभी से ये निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि ऐसे रोमांचक कहानियां आपको हमारे चैनल पे आवश्यक रूप से मिलेंगी। तो उन्हीं चीजों के और जिज्ञासा पूर्वक जानने के लिए हमसे जरूर जुड़े रहें। अब जब हम संगम एज की बात करते हैं, तो साथियों शुरुआत से स्टार्ट करें तो व्हाट एक्चुअली इज द संगम एज। तो जब हम संगम ये शब्द की ही बात करते हैं ना, तो संगम शब्द अपने आप में क्या दर्शाता है? ये जो संगम है इसका मतलब है मिलन। मिलन। और ये जो मिलन है, ये जो संगम है, ये इसका समय क्या था? इट वाज जनरली अराउंड 300 बीसी से लेके 300 एडी तक। अब साथियों, ये टाइम फ्रेम जो है मैं जनरली नेशनलिस्टिक इतिहास के हिसाब से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर हम रीसेंट आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस की बात करें, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट के हिसाब से या वहाँ के जो रीसेंट जो लेटेस्ट आर्कियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स है उसके हिसाब से कोई बोलेगा कि ये जो समय है ये 600 बीसी से भी शुरू होता है। ठीक है। एंड शायद ये समय उसके पहले से भी शुरू हो सकता होगा, बेशक हो सकता होगा। लेकिन आज हम यहाँ पर कोई डिबेट नहीं, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से जो नेशनलिस्टिक हिस्ट्री में चलते आ रहा है उसके संदर्भ में हम चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। तो जब हम संगम एज की बात करते हैं, तो वो एज जो है वो जनरली इस पर्टिकुलर समय के दरमियान जो डेवलपमेंट्स हुए, हम उस युग के बारे में बात करेंगे। अब इस समय पे 300 बीसी से 300 एडी में क्या हुआ कि साउथ इंडिया के अंदर 3 मेजर डायनेस्टीज जो थे वो बने थे। 3 मेजर डायनेस्टीज मतलब जो केरला वाला क्षेत्र है वहां पर चेरा डायनेस्टी था,
जो दक्षिण वाला क्षेत्र है वहां पर पंड्याज मतलब तमिलनाडु वाला एरिया, और जो उसके ऊपर वाला एरिया है वहां पर चोलास थे। ये 3 मेजर डायनेस्टीज यहाँ पर बने और ये बड़े बड़े रजवाड़े थे जो यहाँ पर बने थे। जब हम चेरास की बात करें, ठीक है, तो चेरास का जो इंसिग्निया था, जो सिंबल था, वो था फिश। जो झंडे के ऊपर अपने एम्बलम लगाते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूं, तो वो था फिश। जो पंड्यास है उनका जो है इट इज बो एंड एरो, बो एंड एरो, ठीक है। एंड देन जो चोलास है इट इज गोइंग टू बी टाइगर। So this is going to be the insignia, the symbols of these particular things. अब यहाँ पर क्या थे कि ये जो 3 बड़े बड़े डायनेस्टीज थे, ये तीनों हमेशा टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स में ये चलते ही आते थे। मतलब दे हैड अ लॉट ऑफ टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ये लड़ते जाते थे। तो जब ये लड़ते जाते थे तो यहाँ पर क्या होता है कि इस लड़ाई में जाहिर सी बात है ये तीनों ही एक दूसरे के दुश्मन रहेंगे। सो टेरिटोरियली, पॉलिटिकली तो ये तीनों एक दूसरे के दुश्मन थे ही, लेकिन इन तीनों ने ये क्या डिसाइड किया था कि हम जो है ना, हमारे टेरिटोरियल लेवल पे चाहे कितने भी बड़े दुश्मन हो, लेकिन साहित्य के लेवल पे, कल्चरल लेवल पे हमें एक होना पड़ेगा। सो इन लोगों ने क्या किया कि अपनी दुश्मनी को, कल्चरल डेवलपमेंट को जब भी बढ़ाने की बात आई, इन्होंने अपनी दुश्मनी को साइड पे रखा और बोला कि हमारे तीनों भी राज्यों के अंदर जो जो ऐसे कल्चरली इंपॉर्टेंट लोग थे, कल्चरली इंपॉर्टेंट लोग मतलब जो लर्नेड इंडिविजुअल्स थे, इसमें पोयम्स में लर्नेड इंडिविजुअल्स होंगे, रिचुअल्स के अंदर लर्नेड इंडिविजुअल्स होंगे, ठीक है, अलग अलग राइटिंग स्टाइल्स के अंदर रहेंगे, म्यूजिक के अंदर रहेंगे। सो ये जो कल्चरली लर्नेड इंडिविजुअल्स थे जो अलग अलग फील्ड्स के अंदर काम करते थे, इनको हम क्या करेंगे, इनको हम साथ में लेके आएंगे। तो तीनों भी डायनेस्टीज के जितने भी कल्चरली लर्नेड लोग थे, इनको हम साथ में लेके आएंगे और इनके साथ में संगम होने से बहुत ज्यादा कल्चरल लेवल पे डेवलपमेंट हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर एक व्यक्ति होता है, अगर वो एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर काम कर रहा है, तो वो जिस गति से आगे बढ़ेगा वो कंपैरेटिवली धीरे रहेगा टू टू डिफरेंट पीपल, टू पीपल वर्किंग ऑन दैट सेम थिंग। क्योंकि वहां पे क्या होगा कि एक बेनिफिट होगा कि 2 लोग साथ में काम कर रहे हैं कंपेयर टू 1। तो इन लोगों ने क्या सोचा कि जब सारे ही कल्चरली लर्नेड लोग जब एक साथ एक संगम में मिलेंगे, सो वहां पर क्या होगा कि मर्जर होगा ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज, जिसके वजह से जो डेवलपमेंट होगा वो बहुत ज्यादा फास्ट होगा। सो इस तरीके से इन लोगों ने बोला कि हम ये जो असेंबलीज हैं, ऐसे असेंबलीज कंडक्ट करी गई थी और ऐसे टोटल 3 संगम असेंबलीज कंडक्ट करी गई थी। और ये तीनों संगम असेंबलीज जो हैं, इट हैपेंड इन द मदुरई एरिया, ठीक है, उस जमाने का जो मदुरई था, द ओल्डर एरिया ऑफ मदुरई। देन देयर वाज कपटापुरम एंड देन फिर उसके बाद अगेन मदुरई। अब मदुरई जो था इट वाज द कैपिटल ऑफ द पांड्यन रूलर्स। मदुरई इट वाज द कैपिटल ऑफ पांड्यन रूलर्स। सो यहाँ पर जनरली जो संगम असेंबलीज हैं वो इन पांड्यन रूलर्स के नेतृत्व में यहाँ पर जनरली करी गई थी, ठीक है। सो यहाँ पर दिस इज देयर। अब जब हम फिर इन्हीं संगम असेंबलीज के बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करें, तो यहाँ पर हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि जो फॉर्मेशन ऑफ संगम असेंबलीज है उसके अंदर कौन से लोग थे, ठीक है। सो यस यस ओके, यहाँ पर बस एक चीज है, आई बाय मिस्टेक इट इज रिटन हियर, ठीक है। सो चेराज, जो चेराज थे उनका जो इंसिग्निया था इट इज गोइंग टू बी बो एंड एरो, ठीक है। एंड जो पंड्यास थे उनका इंसिग्निया जो था इट इज गोइंग टू बी फिश। मतलब इट वाज अ ड्यूअल फिश टाइप थिंग जो वहां पे उनका इंसिग्निया रहेगा। आप जो है गूगल पे सर्च भी कर सकते हो। नाउ इनके पॉलिटिकल हिस्ट्री के अलावा जब हमने हमने ऑलरेडी समझ लिया कि इनका जो संगम जो एस्पेक्ट है उसके अंदर क्या है, तो अगर हम उसे और डिटेल में जाने तो संगम असेंबलीज के अंदर जो फॉर्मेशन था, मतलब जो पार्टिसिपेंट्स थे संगम असेंबलीज के अंदर, उनका क्या यहाँ पर रोल प्ले था, कौन कौन से लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। सबसे पहले पोएट्स, जो कि मैंने आपको बोला, ये जो पोएट्स थे इन लोगों ने क्या किया था, पोयम्स बनाए थे संगम टाइम पीरियड पे, मतलब ये वाले टाइम पीरियड पे। और यहाँ पर जो पोयम्स बने वो 2 तरीके के पोयम्स बने, एक थे अकम पोयम्स और एक थे पूरम पोयम्स। एक इन इन पोयम्स को जो है अकनारू, ठीक है, अकनारू पोयम्स भी कहा जाता है और पुरनारू पोयम्स भी कहा जाता है, ठीक है। सो अकम पोयम्स मतलब जो अंदरूनी इंसान के अंदरूनी चीजों के बारे में बात करते थे उनको हम अकम पोयम्स बोलते हैं।
अंदरूनी चीज मतलब क्या, जो इंसान के फीलिंग्स हैं, जो इंसान के अंदर जो इमोशंस हैं, इंसान के, फॉर एग्जाम्पल ये जब वेलोर की बात करते थे, राजाओं के दिलेरी की बात करते थे, तो ये अकम पोयम्स की बात करते थे। ठीक है, जब ये इंसान के एथिक्स की बात करते थे तो ये अकम की बात करते थे, मतलब इनर वैल्यूज एंड मॉरल्स। लेकिन जब ये पूरम की बात कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है कि जो इंसान के आउटर लेवल पे जो जो भी चीजें हैं ना, वो पूरम पोयम्स के अंदर इंक्लूड होंगे। मतलब मैं अगर इंसान हूं तो जो एनवायरमेंट में हूं वो मेरा पूरम पोयम होगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है, मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये ऐसे हो रहा है, मैं एक एजुकेशनल पर्सन हूँ, मैं सिखाता हूँ बच्चों को, मैं जो है यूपीएससी के अंदर मैं 6 सालों से पढ़ा रहा हूँ, जो भी है मेरे बच्चे, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चों ने स्टेट पीसीएस और जो यूपीएससी है उसको क्लियर करा हुआ है। तो ये सब क्या है, ये मेरा आउटर है। लेकिन जब मैं इनर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या आउटर के अंदर आज के टाइम पे सोसाइटी क्या है, मेरे कंटेम्प्ररी कौन है, बट इनर अकम पोयम्स मीन्स जो मेरे अंदरूनी, मतलब मैं इन पर्सन कैसा हूं, मेरे अंदर का वैल्यू सिस्टम क्या है, ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, अकम। सो दीज वर दी पोएम्स दैट द पोएट्स दे वर ब्रॉट अप। इसके अलावा यहाँ पर लर्नड इंडिविजुअल्स थे, मतलब जो भी स्कॉलर्स थे साइंटिफिक लेवल पे या लिटरेरी लेवल पे, जो इस टाइम पे जो भी लोकल लैंग्वेजेस थे उसके अंदर जिन्होंने काम किए, ठीक है। सो उन लैंग्वेजेस के अंदर यहाँ पे उन लोगों को बुलाया गया था, ठीक है। सो दीज वर द पार्टिसिपेंट्स जनरली, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर इनको पेट्रोनाइज किसने किया था, द पांडियन रूलर्स ने, क्योंकि इनिशियली जो है इट हैपेंड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ द पांडियन रूलर्स, जैसे कि देन मदुरई था, देन उसके बाद कपटापुरम, एंड देन दी मदुरई इटसेल्फ, एंड मदुरई जो था वो पांड्यास के कोर्ट के अंदर ही था। सो ये जो है ये एक एस्पेक्ट है ऑफ द पर्टिकुलर संगम असेंबलीज। तो जब हम संगम असेंबलीज की ही बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, देखिए अब जब हम संगम असेंबली की बात करते हैं तो यहाँ पर उसका एक क्रोनोलॉजिकल जर्नी है। अब हमें ये नहीं पता है, देखिए कुछ कुछ लेजेंड्स के हिसाब से संगम असेंबलीज जो करे गए थे ना, कुछ तो हजारों वर्ष पहले करे गए थे, लेकिन ऐतिहासिक रूप में अगर हम उसे डेट करें तो इट हैज हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 300 400 बीसी के दरमियान। मतलब ऐसा नहीं है कि संगम असेंबली जो संगम टाइम पीरियड पे जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं वो एक ही समय पे डेवलप हुए, नहीं यार, वो अलग अलग समय पे डेवलप हुए हैं। आप अगर इनकी गाथाओं के बारे में सुनेंगे, इनके दिलेरी और इनके बिलौर के बारे में सुनेंगे, आप ये चीज समझ जाएंगे कि ये जो बातें कर रहे हैं वो सिर्फ एक समय की बात नहीं कर रहे हैं, वो मल्टीपल सेंचुरीज के अंदर जो भी घटनाएं घटित हुई वो उनके बारे में बात कर रहे हैं। दैट इज संगम, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम उन्हें डेट करें तो तोल्कापियम जो जो तोल्कापियार थे, ठीक है, ही वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट ग्रामेरियंस जो उस जमाने में थे। सो तोल्कापियार, इन्होंने क्या किया, तोल्कापियम बनाया, एंड जब इन्होंने तोल्कापियम बनाया, ठीक है, सो दैट इज जनरली सेड टू बी अराउंड 4th एंड और द 3rd सेंचुरी बीसी, ठीक है, ये सेंचुरी का टाइम है। फिर उसके बाद ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड कहीं कभी तो भी संगम असेंबलीज कंडक्ट करे गए हैं। एंड उसके बाद जब हम रोमन कॉइन्स इन तमिलनाडु की बात करते हैं, ये बताता है कि जो साउथ इंडिया था, जो साउथ इंडिया है, इट इज कोरिलेटेड, इट इज कनेक्टेड विथ होम, इट वाज कनेक्टेड विद द रोमन एम्पायर जो कि यूरोप में था। मतलब जब रोमन कॉइन्स यहाँ पे पाए जा रहे हैं, मतलब देयर वाज अ ट्रेड वाला एस्पेक्ट वहां पे था। तो दैट वाज वन थिंग। अब जब हम संगम असेंबलीज की बात करें तो यहाँ पर संगम असेंबलीज के अंदर क्या करे गए, दैट द फर्स्ट संगम असेंबलीज, जैसे मैंने आपको बताया कि कहा जाता है कि हजारों वर्ष पहले इसको कंडक्ट किया गया था। तो उसको कहां पर कंडक्ट किया गया, मदुरई के अंदर, और उसके अंदर कौन आए थे, गॉड्स एंड सेजेस आए थे। तो मतलब देखिए किस लेवल की यहाँ पे बातें करी जा रही है। सेकंड संगम जो है इट हैपेंड इन द कपटापुरम, एंड इट इस पर्टिकुलर समय पे तोल्कापियम की बनावट करी गई थी बाय तोल्कापियर। एंड तीसरा वाला जो है मदुरई के अंदर पाया गया। और जो भी आज के समय पे हमें संगम लिटरेचर्स पाए जाते हैं ना, वो जनरली थर्ड संगम टाइम पीरियड पे प्रोड्यूस किए गए लिटरेचर्स ही होते हैं मेजरली। सो यहाँ पर जब हम संगम टाइम पीरियड के लिटरेचर्स की बात करते हैं तो इन्होंने पोयम्स बनाए। पोयम्स के अलावा इन लोगों ने अलग अलग जो एपिक्स है ना, जैसे नॉर्थ इंडिया के अंदर महाभारत है, रामायण है, वैसे ही साउथ इंडिया के अंदर भी एपिक्स हैं, जैसे कि सिलपतिकरम, मणि मेखलाई, ठीक है, देन देयर इज द जिवागा चिंतामणि,
ये सब क्या है, एपिक्स हैं। इसके अलावा इन्होंने और भी लिटरेचर्स के ऊपर काम किए, जैसे कि एथिकल लिटरेचर्स हो गए, देन सोसाइटियल लिटरेचर्स हो गए। सो अलग अलग डिटेल के अंदर देन देयर वाज द साइंटिफिक लिटरेचर। ठीक है, कब जो अगटियम का अगटियम जो वर्क था विच वाज डन बाय अगटियार, इट इज कंसिडर्ड टू बी अर्लीस्ट मैथमेटिकल ट्रीटीज जिसको करी गई थी। मतलब सोचिए किस जमाने की मैथमेटिकल वर्क्स की हम बात कर रहे हैं। सो दैट वाज द लेवल ऑफ वर्क जो यहाँ पे करे गए थे, लिटरेचर्स जो यहाँ पर करे गए थे। नाउ यहाँ पर जब हम इन्हीं संगम असेंबलीज की बात करें, तो अगर मैं इनके डिटेल की बात करूं कि संगम असेंबलीज के बारे में जब हम बात करते हैं, तो डेवलपमेंट तो बहुत सारी चीजों में हुआ, बट मेजर डेवलपमेंट इट इज गोइंग टू हैपन इन द लिटरेचर। तो जब भी हम लिटरेचर्स की बात करते हैं, हम उन्हें कहीं ना कहीं संगम लिटरेचर्स कहते हैं। सो जब हम संगम लिटरेचर्स कहते हैं, तो संगम लिटरेचर के अंदर हम क्या समझते हैं कि जो ये संगम लिटरेचर्स थे, अलग अलग जो वर्क्स है ना संगम लिटरेचर के अंदर कंपाइल होते हैं। एक होता है शिलापति करम। अब ये शिलापति करम जो है, इसको एक जो चेरा किंग थे सेंगुटवन, उनके भाई जो थे इलांगो अडिगल, ठीक है, उनके भाई जो हैं ही इज इलांगो अडिगल, ये भाई ने शिलापतिकरम लिखा। और शिलापतिकरम जो है ये एक लव स्टोरी, अ ट्रैजिक लव स्टोरी है ऑफ 3 पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स। जो मेल पर्सन है उनका नाम था कोवलन, उनकी वाइफ थी कन्नगी, उनकी वाइफ थी कन्नगी, और जो कोवलन की एक लवर थी उनका नाम था माधवी। अब देखिए लोकल ट्रेडिशंस में ये जो शिलापतिकरम की कहानी है वो जनरली थोड़ी वैरी करती है, नेशनलिस्टिक लेवल पे वो वैरी करती है। जैसे जब हम रामायण की कहानी की बात करते हैं, तो नॉर्थ इंडिया के अंदर किसी के हिसाब से कुछ रामायण होगा, साउथ इंडिया के अंदर किसी के हिसाब से कुछ रामायण होगा। उसी हिसाब से शिलापतिकरम की कहानी में भी वेरिएंस बहुत ज्यादा होता है। बट व्हाट डू वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि ये एक ऐसी कहानी है जिसके अंदर क्या होता है कि कोवलन की हत्या कर दी जाती है, मतलब कोवलन को मृत्यु के घाट उतार दिया जाता है बाय द पांड्यन रूलर। और कन्नगी को इतना गुस्सा आता है कि कन्नगी ने एक श्राप दे दिया, जिसके बाद मदुरई जो है ना पूरी तरीके से जल गया। एंड जब मदुरई जला, ठीक है, उसके बाद कन्नगी का बहुत ज्यादा नाम हो गया एंड शी केम टू बी रिस्पेक्टेड। सो वहां से क्या पता चलता है कि एक लेडी को रिस्पेक्ट जब करने लग गए लोग, ठीक है, उनकी जब पूजा करने लग गए लोग, सो उस टाइम पे जो चेरा रूलर थे ना सेंगुटवन, उन्होंने एक टेम्पल भी बना दिया कन्नगी के लिए। एंड यहां से फिर हम क्या देखते हैं कि कन्नगी वॉज अ फीमेल एंड शी वॉज अ वाइफ ऑफ कोवलन। सो यहां से फिर जो चेरा रूलर्स थे उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने एक नए ट्रेडिशन की शुरुआत करी जिसका नाम था पथीनी कल्ट। दैट इज वाइफ की जो है ना रिस्पेक्ट करी जाती है, पूजा करी जाती है। मतलब आप अपनी पत्नी, जैसे हम पति परमेश्वर की बात करते हैं, वैसे ही उस जमाने में पत्नी परमेश्वर भी थी, क्योंकि पत्नियों का सम्मान आराधना सब किया जाता था। ठीक है, दे वर नॉट सुप्रीम बट दे वर गिवन दैट मच ऑफ रिस्पेक्ट दैट दे वर वर्शिप्ड। ये है इस समय का डेवलपमेंट कि एक पर्टिकुलर कहानी जो कि हकीकत भी थी शायद उस जमाने में, या मैं तो मानता हूं हकीकत है। ठीक है, क्योंकि आज के बेसिस पे हम अतीत को 100% हुआ या नहीं हुआ उस बेसिस पे नहीं बोल सकते, क्योंकि हम आज इतिहास को कैसे जानते हैं, किसी और के नजरिए से जानते हैं। शायद हुआ होगा, बट वो जो हमें इतिहास बता रहा है शायद उसने अभी तक वैसा चीज इंटरप्रेट नहीं किया होगा, तो उसी वजह से उसके हिसाब से नहीं हुआ होगा, बट ओरिजिनली हुआ होगा। सो इन अंडरस्टैंडिंग जब हम देखें तो शिलापतिकरम ये कहानी थी। इसके बाद इसी का जो एक सीक्वल है वो था मणि मेखलाई। जो इनका जो एक लड़की थी मणि मेखलाई, उनकी कहानी थी, उनके बारे में, उनके जो कैसे उनका जीवन रहा, कितना कठिन भरा जीवन रहा, तो उस विषय के बारे में मणि मेखलाई था। फिर उसके बाद तोल्कापियम जो थे, जो तोल्कापियम टेक्स्ट था, इसको लिखा था तोल्कापियार ने, एंड ये जो है एक ग्रामर वर्क था उस टाइम पे। देन देयर वाज एट्टुटोगई, ये 8 कलेक्शन ऑफ पोएम्स थे। देन पट्टू पट्टू है, देन पथीने किल कनाकू है जिसके अंदर 18 माइनर वर्क्स है, एंड जो here there is पथीने किल कनाकू, then there is going to be the मेल कनाकू, मेल
कन्नाकू, ये जो मेल कन्नाकू है, ये मेल कन्नाकू क्या है, 18 मेजर वर्क्स है। जैसे ये माइनर वर्क्स है ना 18, वो 18 मेजर वर्क्स है। सो एक वर्क इसमें क्या करता है, एथिकल रूल्स एंड एथिकल सोसाइटी, इन सब के बारे में बात करता है कि भाई एथिक्स जो है ना वो इंसान के अंदर जनरली कैसे होना चाहिए, कैसे इंसान जो है एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है, कैसे इंसान जो है एक जीवन के अंदर एक खुशहाली ला सकता है, पॉजिटिव एथिक्स, मॉरल्स, वैल्यूज, इन सब की बात करता है। वेरएज दूसरा जो है वो समाज के बारे में बात करता है, ठीक है। सो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करता है, जस्टिस के बारे में बात करता है। तो दीज आर द डिटेल्ड लेवल ऑफ वर्क्स जो इस पर्टिकुलर समय पे संगम लिटरेचर के अंदर करे गए थे, ठीक है। नाउ सिमिलरली साथियों, जब हम संगम सोसाइटी की बात करें, सो यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, ये जो टाइम पीरियड है ना संगम एज, इट इज जनरली फ्रॉम 300 बीसी से लेके 300 एडी। अब यहाँ पर हमने क्या देखा है कि नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या चीजें आई। नॉर्थ इंडिया में जब हम लेटर वैदिक एज की बात किए तो उस टाइम पे हमने क्या देखा कि भाई वर्ना सिस्टम जो है वो आ चुका है, मतलब सोसाइटी जो है वो डिवाइड हो चुकी है। फिर वैदिक एज के बाद महाजनपदास का एज आया, इस टाइम पे भी यही जो सोसाइटी के अंदर जो डिवीजन है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब चीजें और ज्यादा बढ़ चुकी थी। और इसी टाइम पीरियड से लेटर वैदिक एज से ही जो वुमेन है वो उनका स्टेटस जो है वो रिड्यूस हुआ। लेटर वैदिक एज से ही जो रिलीजन है वो और ज्यादा रिचुअलिस्टिक हो गया, रिचुअलिस्टिक हो गया, ठीक है। सो दिस इज वन अनदर एस्पेक्ट। सो जो नॉर्थ इंडिया के अंदर जब चीजें हो रही हैं और हम साउथ इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं, तो साउथ इंडिया इट जनरली हैड कनेक्शंस विद द रोमन एम्पायर यूरोप में। हमने ये भी देखा ना, क्योंकि रोमन कॉइन्स पाए जा रहे हैं, तो भाई जब साउथ इंडिया का रोमन्स के साथ कांटेक्ट है तो क्या इनका नॉर्थ के साथ कांटेक्ट नहीं होगा क्या, जाहिर सी बात है होगा ही। और जब नॉर्थ के साथ कांटेक्ट होगा, और ये हमें कैसे पता चलता है, एक और चीज, क्योंकि अशोका जो थे, अशोका मौर्यन साम्राज्य के जब थे, तो ये इनका टाइम पीरियड जनरली 269 से लेके 232 के टाइम पीरियड पे था अशोका। सो अशोका के इंस्क्रिप्शंस के अंदर लिखा जाता है ऑन द चेरास, चोलास एंड पंड्यास जो साउथ इंडिया के अंदर रूल कर रहे हैं। तो अशोका के इंस्क्रिप्शन के अंदर वो चीजें लिखी जाती है। तो भाई जाहिर सी बात है ना, जब अशोका को पता है कि दक्षिण भारत में अलग रूल कर रहे हैं, मतलब कोई ना कोई तो कांटेक्ट होगा। और जब आपका कांटेक्ट होता है, आज के टाइम पे मान लो इंडिया और वेस्टर्न वर्ल्ड का कांटेक्ट हो रहा है, तो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर इंडियन कल्चर प्रमोट हो रहा है और इंडियन कल्चर, इंडिया के अंदर वेस्टर्न कल्चर प्रमोट हो रहा है। तो क्या यहाँ पे हम कुछ दे रहे हैं और वहां से कुछ ले रहे हैं, यही हो रहा है ना। कांटेक्ट हुआ है, एस्टैब्लिश हो चुका है, तो उसकी वजह से ये हो रहा है। तो उस टाइम पीरियड पे जब नॉर्थ इंडिया के अंदर ये सब चीजें थी, तो साउथ इंडिया वाज इन द कांटेक्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो जाहिर सी बात है ये सब चीजें क्या होगी, साउथ इंडिया के अंदर भी ट्रांसफर होगी, लेकिन उस लेवल पे नहीं होगी, उस लेवल पे वो नहीं करी जाती होगी साउथ इंडिया में जिस लेवल पे नॉर्थ इंडिया में करी जाती थी। मतलब वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, लेकिन उस लेवल पे नहीं हुआ। यहाँ पर भी संगम सोसाइटी, वो सोसाइटी भी जो थी वो डिवाइडेड थी। और ये जब डिवीजन की हम बात कर रहे हैं, तो ये डिवीजन जो है वो कास्ट के लाइंस पे भी होता है और ऑक्यूपेशन के लाइंस पे भी होता है। मतलब कुछ ऑक्यूपेशन के लोग जो थे वो हायर क्लास के थे, ठीक है, वेरएस कास्ट के लेवल पे भी डिवाइड किया जाता था। दैट इज यहाँ पे जैसे वर्ना के बेसिस पे डिवाइड किया जाता था, यहाँ पर अलग अलग कास्ट के बेसिस पे जो है वो डिवाइड किया जाता है, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी अनदर मेजर एस्पेक्ट। तो सोसाइटी के अंदर ये मेजर डेवलपमेंट थी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। ओके, सो मोटा मोटा आपको क्या करना है, नॉर्थ के साथ ही जनरली साउथ को कोरिलेट करना है, बस इतना ज्यादा यहाँ पर इस हिसाब का यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जो है ना वो नहीं था। तो साथियों, ये दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू ऑन द एस्पेक्ट ऑफ द संगम सोसाइटी। अब इसी संगम सोसाइटी के अंदर हम जनरली क्या देखें, वी लुक्ड एट व्हाई द संगम वाज द संगम एंड व्हाट वर द डेवलपमेंट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो यहां पर इसीलिए इसको हम सुनहरा युग कहते हैं। सो हियर फॉर दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स, विल कीप इट ओनली दिस मच। एंड आप लोगों का थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, फॉर वॉचिंग वेरांडा आईएएस। एंड ऐसे ही और रोमांचक चीजों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।
and do like, share and subscribe. I thank every one of you for watching me. Take care and all the best. Veranda IAS, where your dream becomes reality.